फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 चल रहा है, जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कोर्ट क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, रेलिवेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 3 के अंडर, वो है फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों की प्रोसीडिंग में प्रोसीडिंग इन्हीं के बेस्ड पर चलती हैं और इन्हीं के बेस्ड पर पूरी न्यायिक कार्रवाइयाँ चलती हैं और इन्हीं के लिए एविडेंस लिए जाते हैं और दिए जाते हैं। तो फैक्ट्स इन इशू को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉ की क्या है, ये बैकबोन है। लीगल प्रोसीडिंग की ये बैकबोन है, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंड्स, अपने जो रिलेटिव्स हैं, उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आपका लीगल अवेयरनेस यूट्यूब चैनल में वेलकम है और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, फैक्ट इन इशू क्या होता है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कि सेक्शन 3 क्या कहता है इसके बारे में। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो इसमें इसका अर्थ बताया गया है कि इसका अर्थ क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या शामिल है। इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड्स है, तो इसमें बताया गया है एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंस नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding so necessary or follows। तो इसमें क्या लिखा है सबसे एंड में, सूट और प्रोसीडिंग, मतलब ये फैक्ट इन इशू है, दोनों कार्रवाइयों में यूज़ होता है, क्रिमिनल हो चाहे सिविल में हो। और इसमें जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कीज़ वर्ड हैं जिसके आधार पे हम फैक्ट्स इन इशू को समझ सकते हैं, वो हैं राइट, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। तो राइट, डिसेबिलिटी और लाइबिलिटी, ये सब शब्दों का हमें अर्थ पता होना चाहिए। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी क्या होती है, और डिटेल में आप जूरिस्प्रूडेंस की बुक में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर और जहाँ भी इसके बारे में बताया गया है ठीक से, वहाँ से आप राइट गूगल पे सर्च करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी क्या होता है, इनके बीच में क्या अंतर है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो राइट क्या होता है हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, विधिक राइट्स होते हैं, जैसे कि हमारी बोलने की आज़ादी है। तो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी हमारी, और हमारी मूव करने की, हम जा सकते हैं पब्लिक प्लेस पे, रोड पे घूम सकते हैं, हमारी यदि प्रॉपर्टी हमारे नाम की ओनरशिप है तो हम उसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं दूसरे को, ये क्या है, हमारा राइट है। तो ये इस प्रकार से राइट्स होते हैं। विभिन्न विभिन्न एक्ट्स जो होते हैं वो हमें राइट्स प्रदान करते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी का जो अर्थ होता है वो होता है द फैक्ट दैट समथिंग इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग और समवन। मतलब कोई व्यक्ति विधिक रूप से, लीगली रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, या किसी अन्य चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी प्रॉपर्टी की वो सुरक्षा करे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी ये लाइबिलिटी है, या फिर वो उसने किसी व्यक्ति से उधार धन लिया है तो उसको वो लौटाए, ये उसकी क्या है, लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसे कहते हैं हम लाइबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब निर्योग्यता। निर्योग्यता हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए निर्योग्य है, मतलब उसका जो राइट नहीं है, उस व्यक्ति को वो करता है तो वो उसके लिए क्या है, निर्योग्य है। डिसेबिलिटी को आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि मतलब इसका यही है कि डिसेबिलिटी मतलब कि व्यक्ति निर्योग्य है, उसके लिए कोई कार्य प्रोहिबिटेड है, इस तरह की चीज़ डिसेबिलिटी में आती है। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इन शब्दों के बारे में थोड़ा बताया।
और अच्छी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली समझने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर अपनी लॉज की डिक्शनरी में इन शब्दों को देख सकते हैं। तो अब हमने जब इन शब्दों को समझ लिया, अब हम समझते हैं फैक्ट एंड इशू क्या होता है। तो कोर्ट में जो कार्रवाइयाँ चलती हैं वो सब फैक्ट एंड इशू के इर्द गिर्द ही चलती हैं, क्योंकि यदि फैक्ट एंड इशू के इर्द गिर्द नहीं चलें तो जो एडवोकेट है आलतू फालतू सवाल करेंगे, कहानियाँ बढ़ेंगी और टाइम वेस्ट करेंगे, और अपने मुवक्किल को बचाने के लिए, क्लाइंट को बचाने के लिए वो तरह तरह के उल्टी सीधी कहानियाँ कोर्ट में पढ़ेंगे। इसलिए फैक्ट एंड इशू के इर्द गिर्द ही कार्रवाइयाँ चलनी चाहिए। तो फैक्ट एंड इशू क्या होता है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट। तो कोई तथ्य या तो वो स्वयं या किसी अन्य तथ्य से मिलकर, या तो कोई तथ्य स्वयं या किसी अन्य तथ्य से मिलकर वो क्या करता है, वो राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि ये इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं, राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी का एग्जिस्टेंस है या नहीं, या फिर इनके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि इनका नॉन एग्जिस्टेंस होना अधिसंभाव्य है या नहीं, अवश्यमेव है या नहीं, मतलब इनके बारे में बताता है कि ये चीज़ है या नहीं, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। उसके नेचर के बारे में बताता है कि राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी, राइट कैसा है, लायबिलिटी कैसी है, डिसेबिलिटी कैसी है, इसके नेचर के बारे में बताता है, और उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कोई तथ्य। तो ऐसे तथ्य या तो स्वयं या अन्य तथ्य से मिलकर उस राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, और नेचर, एक्सटेंड, उसके विस्तार के बारे में क्या बताते हैं, उसकी प्रकृति की उत्पत्ति के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, ये राइट था या नहीं, या इसके बारे में बताते हैं, ये कह सकते हैं हम। तो इसे कहते हैं फैक्ट एंड इशू। और इसमें आगे बताया गया असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट ऑन प्रोसीडिंग नेसेसरी टू फॉलो। तो उसका असर्टेड किया गया हो किसी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी का किसी न्यायिक कार्रवाई में, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, उसका राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी का उसमें उस कार्रवाई में क्या किया गया हो, असर्टेड मतलब क्लेम किया गया हो या डिनाइड की गई हो। एक व्यक्ति क्लेम करेगा कि मेरा ये राइट है, दूसरा व्यक्ति डिनाइड करेगा, तो यहीं पर क्या होगा, फैक्ट एंड इशू की उत्पत्ति होगी। तो जनरल भाषा में हम कोर्ट में फैक्ट एंड इशू वही होता है जो दोनों व्यक्ति, जो दोनों पार्टी होती हैं, उस पर आपस में सहमत नहीं होती हैं। तो एक व्यक्ति कहता है कि इसने मर्डर किया, दूसरा व्यक्ति कहता है इसने मर्डर नहीं किया, एक व्यक्ति कहता है ये नाबालिग है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये नाबालिग नहीं है, एक व्यक्ति कहता है इसने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए, दूसरा व्यक्ति कहता है इसने मुझसे 10,000 रुपये उधार नहीं लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्यूट पैदा होता है। जब डिस्प्यूट पैदा होता है तो इसी को कहते हैं फैक्ट एंड इशू। तो इन्हीं फैक्ट एंड इशू पे, इन्हीं डिस्प्यूट के पॉइंट्स पर, इन्हीं को फैक्ट एंड इशू कहते हैं। इसी पर पूरी न्यायिक कार्रवाइयाँ संचालित होती हैं, इन्हीं पर प्रोसीडिंग कैरी ऑन, इस पर ही पूरी कार्रवाई चलती है। तो फ्रेंड्स अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो देखते हैं हम। व्हेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू civil procedure any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। तो न्यायिक कार्रवाई एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया है कि जो न्यायाधीश है, जो न्यायालय है, वो इशू ऑफ फैक्ट्स को लिखता है कि इस वाद पत्र के आधार पर ये इशू ऑफ फैक्ट्स हो सकते हैं। तो उन इशू ऑफ फैक्ट्स का विवादक तथ्य का उत्तर में जिस तथ्य का प्रत्याख्यान या प्रख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य है। तो उसके उत्तर में, या फिर हम रिटन स्टेटमेंट कह सकते हैं, या उसके उत्तर में, ठीक है, उसके उत्तर में जो पार्टी मना करती है या फिर उसका प्रत्याख्यान क्लेम करती है, उसके बारे में असर्टेड करती है कि ऐसा है, हमारा राइट है, लायबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, जो भी है उसके बारे में कहती है कि हमारा ये राइट है, और दूसरी पार्टी या फिर उसके बारे में वो मना कर देता है। जैसा कि हम वाद पत्र देखते हैं कि वाद पत्र दाखिल किया जाता है, तो दूसरी पार्टी का क्या होता है, दूसरा स्टेप
रिटर्न स्टेटमेंट, वो रिटर्न स्टेटमेंट में लिखता है कि हाँ पहला पॉइंट सही है, हमने इनसे 10,000 रुपये उधार लिए थे। दूसरा पॉइंट गलत है, इसमें ये लिखा है कि हमने इनके उधार रुपये वापस नहीं किए, बल्कि हमने तो उधार रुपये वापस कर दिए। तो दूसरे पॉइंट से हमारी असहमति है, तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है, फैक्ट एंड इशू बन जाता है। तो इसी को कहते हैं फैक्ट एंड इशू। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ही अच्छा दृष्टांत दिया गया, वो हम देखते हैं। एज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, खा की हत्या का का पर अभियुक्त है, का अभियुक्त है, का पर अभियोग है कि वो उसने खा की हत्या की है। एट दिस ट्रायल फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू, तो ये सभी विवादक तत्व हो सकते हैं इसमें कि यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की, ये विवादक तत्व हो सकता है। दूसरा यह है कि का ने का आ से खा की मृत्यु कारित करने का था। इंटेंशन के ऊपर हमारा जो मेंस रिया है वो पूरा लॉस क्रिमिनल लॉ टिका हुआ है। तो जो मेंस रिया है उसके ऊपर फैक्ट एंड इशू हो सकता है कि भाई गलती से व्यक्ति मर गया है या जानबूझ के मारा है, ये फैक्ट एंड इशू हो सकता है। या फिर तीसरा इसमें दिया गया है दैट हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, तो कि उसने अचानक प्रकोपन में आकर, गंभीर अचानक प्रकोपन में आकर उसने का की हत्या कर दी। तो वो सहारा लेना चाह रहा है कि मेरी सज़ा कम हो, मेरी सज़ा 304 के अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर हो। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे को तो इसने गुस्सा दिला दिया था, ये तो मेरी बीवी के संग सो रहा था, इसलिए मुझे अचानक गुस्सा आ गया, अब मैंने ऐसा देखा, इसलिए मेरी सज़ा माफ़ कर दी जाए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉइंट फैक्ट एंड इशू हो जाएगा। इसके ऊपर दोनों पार्टी एविडेंस देंगी कि सच में ये हुआ था, कि तो उसकी सज़ा कम हो सके, तो इस तथ्य को वो कह रहा है। तो ये भी फैक्ट एंड इशू हो सकता है। फोर्थ है दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉस्ट बीस डेथ वॉज बाय रीजन ऑफ दिस अनसाउंडनेस ऑफ द इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। तो यहाँ पर वो किसका सहारा ले रहा है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। वो कह रहा है कि मैं तो उसके नेचर के बारे में जानता ही नहीं था कि चाकू मारने से व्यक्ति की हत्या हो जाती है, ये व्यक्ति तो जानता ही नहीं था, क्योंकि ये तो अनसाउंडनेस है, ये तो पागल व्यक्ति है। तो यहाँ पर कि उसका पागलपन क्या हो जाएगा, कि वो व्यक्ति पागल है या नहीं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या नहीं, ये क्या हो जाएगा, फैक्ट एंड इशू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा फैक्ट एंड इशू क्या है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो मैंने इसके बारे में जो पॉइंट लिखे हैं गूगल से सर्च करके, बुक से सर्च करके वो देख लेते हैं। तो फैक्ट एंड इशू को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ए फैक्ट विच इज डिस्प्यूटेड, एक तथ्य जो कि डिस्प्यूटेड है, दोनों पार्टियों में उसके बीच में मतभेद है कि ऐसा हुआ था या नहीं, यहाँ पर राइट था, लायबिलिटी थी या नहीं। तो डिस्प्यूटेड जो पॉइंट होता है वो फैक्ट एंड इशू उसके बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, वही जो बनने के चांस होते हैं। या फिर इसे हम उल्टा घुमा कर कहें तो जो भी फैक्ट एंड इशू होता है वो डिस्प्यूटेड जरूर होता है, लेकिन एवरी डिस्प्यूटेड पॉइंट इज नॉट फैक्ट एंड इशू, बट ऑल फैक्ट एंड इशू इज डिस्प्यूटेड, बट ऑन द बेसिस ऑफ विच जजमेंट ऑफ द केस इज बेस्ड। और फैक्ट एंड इशू के आधार पर ही पूरा जजमेंट और जो डिसीजन होता है वो पूरा फैक्ट एंड इशू के आधार पर ही होता है। A fact which is necessary element any right or liability, a fact which is necessary element of the any right or liability or disability, कोई भी तथ्य जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी के राइट के बारे में बता दे, किसी के लाइबिलिटी के बारे में बता दे, डिसेबिलिटी के बारे में बता दे, ऐसा तथ्य बहुत ज़रूरी होता है, या तो स्वयं या किसी तथ्य से मिलके। तो ऐसे तथ्यों ऐसी विषय वस्तु क्या बन जाती है, फैक्ट एंड इशू बन जाता है। तो ऐसा जो फैक्ट होता है वो फैक्ट एंड इशू बन जाता है कि ऐसा तथ्य है, ये ऐसा तथ्य कि बता सकता है इसकी ऑनरशिप है या नहीं, तो ये क्या बन जाता है, फैक्ट एंड इशू बन जाता है। ये एक एग्जाम्पल हमने देखा ऑनरशिप का। इसका थर्ड पॉइंट में हम कहता है फैक्ट एंड इशू आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेन फैक्ट्स।
इन्हें मेन फैक्ट्स भी कहा जाता है, इन्हें मुख्य तथ्य भी कहा जाता है। एंड दे आर द बैकबोन ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग। ये जो लीगल प्रोसीडिंग है, चाहे वो अपनी क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, उसकी बैकबोन भी उसे कहा जाता है। एंड आर फ्रेम्ड, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी उसे कहा जाता है। एंड आर फ्रेम्ड बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग। तो सिविल कार्रवाइयों में प्लीडिंग के आधार पर ये तय किया जाता है कि फैक्ट एंड इशू कौन से होंगे, क्योंकि पहले वाद पत्र प्लीडिंग के अंदर दोनों चीज़ आती हैं। वाद पत्र जो हमने एप्लीकेशन दी, वाद पत्र दिया, वो आता है, और रिटन स्टेटमेंट जिसके आधार पे हमने वाद पत्र में बताए गए तथ्यों को हमने इनकार किया या उनमें से कुछ तथ्यों को मान लिया। जब ये दोनों प्लीडिंग दोनों पार्टी की आ जाती हैं, तब कोर्ट फैक्ट एंड इशू डिसाइड करता है कि क्या है। ऐसे ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चार्जशीट के आधार पर और पार्टी के आधार पर कि पार्टी किस बात को मान रही है, इनकार कर रही है, डिनाइड कर रही है, असर्टेड कर रही है, क्लेम कर रही है किस चीज़ का, इसके आधार पर फैक्ट एंड इशू कहा जाता है। तो इसको हम सरल भाषा में कहें तो डिस्प्यूटेड पॉइंट, जो कि पर सभी डिस्प्यूटेड नहीं, जो कि कार्रवाई से जुड़े हो, जो मर्डर से यदि मर्डर की कार्रवाई है तो फिर उसमें फैक्ट एंड इशू डिस्प्यूटेड क्या होगा। एक व्यक्ति कहेगा कि मैंने मर्डर किया, दूसरा व्यक्ति जो दूसरी पार्टी है जिसका जो विक्टिम है, विक्टिम की तरफ से पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो कहेगी कि इस व्यक्ति ये रात को आया था इसलिए इसने मर्डर किया क्योंकि इसके हमने उधार रुपए नहीं दिए थे। तो इस तरीके के हम दोनों में डिस्प्यूट पॉइंट होते हैं, उन्हीं को हम सरल भाषा में डिस्प्यूटेड पॉइंट को ही हम फैक्ट एंड इशू कहते हैं। पर लीगली भाषा में हमें ये जानना जरूरी है, जो फैक्ट एंड इशू होते हैं वो इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी और राइट्स, इन तीनों के बारे में ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू